Hello students, today I will explain you Freud's theory of socialization. ठीक है कि आज हम देखेंगे समाजीकरण का फ्रॉयड का जो सिद्धांत है वो क्या बताता है. ओके, सिगमंड फ्रॉयड थे जो मनोवैज्ञानिक भी थे और उन्होंने सोशियोलॉजी में भी अपना योगदान दिया है. तो उन्होंने मनोवैज्ञानिक के तौर पर और समाजशास्त्री के तौर पर समाजीकरण के अपने सिद्धांत को क्या कहा. उन्होंने ये कहा कि ये मानसिक क्रियाओं पे आधारित है, मेंटल जो एक्टिविटीज़ होती है उस पे आधारित है. और उन्होंने ये माना कि मानव का ये जो व्यवहार होता है ये किससे, जो काम प्रवृत्तियाँ होती है उनसे डिसाइड होता है. ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ कही कि क्या होता है जहाँ पे ये क्या है, मानव व्यवहार की मूल विशेषताएं होती है. और उन्होंने कहा कि जो कूले और मीड की समाज और स्वयं के बीच के जो संबंध थे उससे रिलेटेड ही बात इन्होंने भी कही. और इन्होंने इसको थोड़े अलग तरीके से डिफ़ाइन किया है. और उन्होंने ये कहा कि समाज और स्वयं के बीच क्या होता है, मौलिक विरोध के परिणाम के स्वरूप क्या होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया को स्वीकार किया जाता है. तो उन्होंने इसे तीन इसके फैक्टर्स बताएं, तीन एलिमेंट बताए हैं, आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. उन्होंने क्या बताया कि एक होता है आईडी, एक होता है अहम और एक होता है परा अहम. और इन्हीं सबको उन्होंने समाजीकरण सोशलाइजेशन का बेस माना, आधार माना. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो फ्रॉयड है इन्होंने सोशलाइज सेल्फ की बात कही, समाजीकृत आत्म की इन्होंने बात कही. क्या कहा इन्होंने ये कहा कि समाजीकृत आत्म जो होता है वो समाजशास्त्रियों की अवधारणाओं को चुनौती देता है, उनको वो क्या करता है, चुनौती देता है. और उन्होंने कहा कि स्व और समाज जो है उनमें कोई भी तालमेल नहीं है ना. सेल्फ और सोसाइटी जो है उसके अंदर कोई भी तालमेल नहीं होता है. वो ये मानते हैं कि मानव व्यवहार का तार्किक पक्ष उसी तरीके से होता है जिस तरीके से क्या होता है, एक आइसबर्ग होता है ना, समुद्र में एक आइसबर्ग होता है, हिमखंड जो होता है उसका बाहरी भाग जो होता है उसी तरीके से उसका अधिकांश भाग पानी में भी होता है ना. जितना बाहर भाग होता है उतना ही पानी में भी भाग होता है. और उसी तरीके से जो ह्यूमन बिहेवियर है, मानव जो व्यवहार है वो भी क्या होता है, अधिकांश ज़्यादातर क्या होता है, अनदेखा होता है और अचेतन शक्तियों द्वारा संचालित होता है ना. पर्सन होता है उसको हम फेस टू फेस देख के ये नहीं कह सकते कि उसका बिहेवियर कैसा है या वो किस तरीके से काम करता है, क्या सोचता है, सब कुछ जब तक हम उसके साथ रहते हैं. जितना वो अंदर ऊपर होता है उतना ही, ऐसे कहते हैं ना, आदमी जितना अंदर है उतना ही ऊपर है. मीन्स उसका अंदर का बिहेवियर और ऊपर का बिहेवियर डिफरेंट भी होता है, अलग अलग भी होता है. इस तरीके से उन्होंने इसे कहा है. उन्होंने क्या कहा कि ये अनकॉन्शियस जो एक्टिविटीज़ होती है उनके द्वारा चलाया जाता है. फ्रायड ने फिर इसे है ना आईडी, ईगो और पराहम जो भी आपको बताया कि उसके बारे में कहा है. आईडी जो है आपकी वो अहम की मूल प्रवृत्तियों, मतलब आईडी जो है वो क्या है, अहम की मूल प्रवृत्तियों, उनकी प्रेरणाओं, मीन्स उनकी इंस्पिरेशन, उनकी असामाजिकृत इच्छाओं और स्वार्थ जो होते हैं, उनका जो सेल्फिश उनका जो नेचर होता है उसके उन सब का टोटल होता है. मतलब आईडी के सामने क्या है, कुछ भी मॉरल नहीं, नैतिक अनैतिक कोई भी बात नहीं, अच्छा बुरा कुछ नहीं, इन सब का कोई प्रश्न नहीं होता है. ये क्या होते हैं, पार्श्विक प्रवृत्तियों के निकट होते हैं और किसी न किसी तरह अपनी संतुष्टि चाहते हैं. क्या चाहते हैं, ये किसी तरह से पार्श्विक प्रवृत्तियों पर डिपेंड होते हैं और अपनी अपनी संतुष्टि चाहते हैं. ठीक है, तो इन्होंने दो तरीके से, एक तो यौन सहज प्रवृत्ति बताई है. तो फ्रायड ने जीने की जो प्रेरणा होती है उसे ये कहा है, क्योंकि जब तक मनुष्य के अंदर खाने पीने की इच्छा, काम प्रवृत्ति वगैरह नहीं होती है तब तक जीवन आगे नहीं बढ़ता है. लेकिन जब ये ओवर हो जाती है तब वो क्या होती है, समाज के लिए और व्यक्ति के लिए घातक हो जाती है. ठीक है, अब उन्होंने कहा कि वो किसी न किसी तरीके से अपने को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, व्यक्ति संतुष्टि करने की कोशिश करता है. और अहम जो होता है, ईगो जो होता है, वो स्व का चेतन होता है और तार्किक पक्ष होता है. क्या होता है, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है उसमें और उनका अपना तार्किक पक्ष होता है ना. उनके आर्ग्यूमेंट पावर जो है वो उनके फेवर में होते हैं और जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल व्यवहार करने का निर्देश देते हैं. कि ये जो ईगो होता है वो सोसाइटी के अंडर रह के और जो हम सोसाइटी के कंट्रोल में रह के जो हम व्यवहार करते हैं उसका वो उस पर वो नियंत्रण रखता है.
अब अहम भी होता है, वो आईडी के समान ही होता है, और उसमें भी नैतिक अनैतिक प्रेम घृणा इनको महत्व नहीं दिया जाता है, और यह बहुत क्या होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, ठीक है। और जो ये आईडी होती है उन परिस्थितियों के अनुकूलन होने पर भी इच्छा की पूर्ति की स्वीकृति वो दे देते हैं। देन आफ्टर बात आती है कि परा अहम, सुपर ईगो, जो वो क्या किस पे बेस्ड होते हैं, वो बेस्ड होते हैं सामाजिक मूल्यों और आदर्शों का योग होता है, वो उनका टोटल होता है, जिसे व्यक्ति ने क्या किया है, एक्युमुलेट किया हुआ है, आत्मसात किया हुआ है, और उसकी अंतरात्मा का निर्माण करते हैं। मीन्स हमारा हार्ट क्या कहता है, हमारे अंतरात्मा हमें क्या कहती है, क्या सही है क्या गलत है, उस पर वो डिपेंड करता है। मतलब अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, ठीक है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो का अगर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक पर्सन है, कोई भी व्यक्ति, वो भूखा है बहुत और उसे मिठाई खाने की कुछ इच्छा हो रही है, तो वो भूख जो होती है वो उसकी आईडी है, ठीक है। और उसका ईगो क्या कहेगा कि और अगर मिठाई खानी है तो भूख शांत करनी है तो क्या करना पड़ेगा, या तो मेहनत करो, पैसा कमाओ, अगर परिस्थिति क्या है, अनुकूल है तो ठीक है, अगर प्रतिकूल होगी तो क्या करना पड़ेगा, या तो चोरी करो, चुपके से उठा लो, ये सब कुछ। इस तरीके से क्या होता है, अहम और आईडी जो है वो सामाजिक परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, अहम और आईडी, ईगो और आईडी जो है वो सामाजिक जो सोशल जो कंडीशंस होती है उनमें एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सुपर ईगो जो है, परा अहम जो है, वो व्यक्ति को ये बताता है कि चोरी करना गलत है, अनैतिक काम है, सामाजिक जो मूल्य हैं हमारे, सोशल जो हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, उसके ऑपोजिट है, विपरीत है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इस तरीके से क्या होता है, परा अहम जो होता है वो विवेक और सामाजिक मूल्यों को प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है, परा अहम जो होता है वो विवेक और सामाजिक मूल्यों को वो प्रकट करता है। लेकिन वह क्या करता है कि विवेक और सामाजिक मूल्यों के द्वारा अनैतिक काम करने से हमको रोकता है, हमको समाज के नियंत्रण में रहना सिखाता है, और यही सब कुछ समाजीकरण जो होता है, सोशलाइजेशन जो होता है, उसका मुख्य आधार माना जाता है, बेस माना जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट तो क्या था इसके अंदर, फर्स्ट बताया आपको यौन सहज प्रवृत्ति, फिर सेकंड इसके अंदर उन्होंने बताया मृत सहज प्रवृत्ति। तो फ्रायड ये मानते थे कि मनुष्य क्या करता है, अपनी आक्रामकता के कारण क्या करता है, ये जो इसकी मृत सहज प्रवृत्ति जो होती है उस तरफ बढ़ता है, और सहज प्रवृत्ति जो होती है उसको आंतरिक रूप से विनाश की ओर ले जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, उसे नुकसान होता है। वो चीज़ क्या थी, अहम और आईडी के बीच की स्थिति। इस तरीके से क्या होता है, आईडी की इच्छाएं क्या है, अनंत होती है, हमारी इच्छाएं तो क्या है, मनुष्य जो है वो जितनी भी विशेष चाहता है क्या वो फुलफिल हो पाती है, नहीं, लेकिन उसकी इच्छाएं क्या है, दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो हमारी ऊर्जा है, जो ये हमारा एनर्जी चेंज है, वो फ्रायड क्या कहते हैं, उसे ऊर्जा का मुक्तिकरण कहते हैं, रिलीज ऑफ एनर्जी उसे उन्होंने बताया है। तो उन्होंने दो तरीके से इसको एक्सप्रेस किया हुआ है, ठीक है। और फिर फ्रायड ये कहते थे, उन्होंने कंक्लूजन रूप में इस बात को इस तरीके से एक्सप्रेस किया कि आईडी और परा अहम में क्या होता है, हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहता है, संघर्ष रहता है। क्यों? क्योंकि आईडी क्या है, हमारी इच्छाएं हैं, और परा अहम क्या है, उन इच्छाओं को कंट्रोल करने का एक एलिमेंट है, तत्व है। क्यों? क्योंकि आईडी हमें क्या बता रहा है, आईडी हमें अच्छे बुरे और इन सब का ज्ञान तो हमको है, लेकिन हम उन नैतिक अनैतिक अच्छे बुरे की बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, किसमें, आईडी में। लेकिन परा अहम सुपर ईगो जो होता है वो हमेशा हमें नैतिकता, मॉरल वैल्यूज, नॉर्म्स, है ना, सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, नियम, है ना, इन सब के साथ रहना और जीना सिखाता है। तो हमेशा आईडी और परा अहम में संघर्ष रहता है। क्यों? क्योंकि समाज में जो यौन इच्छाएं होती है और आक्रामक भावनाओं जो होती है उन पर प्रतिबंध लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी ये यौन इच्छाएं, हमारी आक्रामक जो भावनाएं हैं, उन पर नियंत्रण नहीं लगाया जाएगा, उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो समाज रहने लायक नहीं रहेगा, उसमें वो अपना नियंत्रण खो देगा और सामाजिक प्रवृत्तियां जो हैं वो सब विपरीत हो जाएंगी। और ये जो ईडी होता है उस संघर्ष से हार जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, परा अहम की भी अवहेलना कर दी जाती है। तो वो क्या होते हैं, जब परा अहम को छोड़ दिया जाता है, उसे नेगलेक्ट कर दिया जाता है,
तब क्या करते हैं लोग जो होते हैं वो समाज विरोधी काम करते हैं, जैसे किसी का खून कर देते हैं, रेप करते हैं, किसी को मारते पीटते हैं, है ना। तो ये लड़ाई झगड़े करते हैं, ये सारी जो स्थितियाँ होती है वो सब क्या होती है, वो सब इसके अगेंस्ट होती है, किसके, पराअहम के अगेंस्ट होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम पराअहम का सुनेंगे, हम सुपर ईगो की बात सुनेंगे, हम अपनी अंतरात्मा की बात सुनेंगे, तो वो हमें समाज में रहने लायक व्यवहार करना सिखाती है, सोशल कंट्रोल की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सामाजिक नियंत्रण का महत्व क्या है, हमारे नियम कायदे क्या कहते हैं, हमारे संस्कार क्या कहते हैं, ये सब कुछ वो हमें सिखाते हैं। तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि फ्रॉयड ने क्या कहा है कि स्व और समाज को एक दूसरे का पूरक उन्होंने नहीं माना, उनका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं माना है, जबकि वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, विरोधी होते हैं। फ्रॉयड ने स्व और समाज को एक दूसरे का पूरक नहीं माना, उनको एक दूसरे का विरोधी माना है। फ्रॉयड के अनुसार क्या होता है, आईडी और पराअहम के पारस्परिक संघर्ष की जो प्रक्रिया होती है, मीन्स आईडी और पराअहम, उनके बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोसेस होता है, पारस्परिक जो ये संघर्ष होता है, वो प्रक्रिया क्या करती है, व्यक्ति को समाजीकरण के पथ पर अग्रसर करती है, वो व्यक्ति का समाजीकरण करती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को ये चीज़ पता होनी चाहिए, पर्सन को ये नॉलेज होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, समाज में हम रहें, हमारे लिए और समाज के लिए क्या घातक है और क्या नुकसानदायक है। तो बच्चा जब से छोटा होता है तब से ही उसे ये सिखा दिया जाता है कि क्या नियम फॉलो करने हैं, क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, तो वो उस अकॉर्डिंग ही बढ़ता जाता है। और जब व्यक्ति का पराअहम जो होता है वो जब खत्म हो जाता है, मीन्स वो आईडी और ईगो के बीच की स्थिति में रहता है, तब वो समाज के लिए घातक होता है। और अगर वो पराअहम को लेकर चलता है तो वो समाज को स्वयं की प्रगति भी करता है और समाज की भी प्रगति करता है। इसलिए फ्रॉयड ने कहा है कि कौन सी स्थिति, पराअहम की जो स्थिति है वो अच्छी होती है और हमेशा आईडी और पराअहम जो होता है उसके अंदर संघर्ष रहता है। लेकिन व्यक्ति को पराअहम की जो स्थिति है, आईडी की स्थिति भी उसके जीवन में आती है, ईगो की स्थिति भी उसके जीवन में आती है, लेकिन उसे उन सबको देखते हुए पराअहम की स्थिति को ग्रहण करना चाहिए। ओके, तो ये था फ्रॉयड का सिद्धांत। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। ओके, थैंक यू।